नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,75,000 के समथिंग, 77 से ज्यादा हो चुकी है मौत। चीन के वुहान से आगे निकला मुंबई। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता जी में कोरोना संक्रमण, शिवराज सिंह चौहान ने कहा जल्द स्वस्थ। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तारीफ। साथ ही उपचुनाव को लेकर कहा कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताई कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां। कहा कमलनाथ सरकार ने किया 55 लाख किसानों का कर्ज माफ। शाहजहांपुर में कुआं धंसने से 4 मजदूरों की मौत। कुएं में गहरीकरण का जारी था कार्य। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। एमपी में 869 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 6,729 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। भोपाल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तारीफ में की है और वहीं पर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं आभारी हूं हर्षवर्धन सिंह का, जिन्होंने इस पर काबिल समझा है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्होंने मेरी तारीफ नहीं की बल्कि स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की तारीफ की है। वो कोरोना योद्धा हैं, उनकी वजह से ही प्रदेश नियंत्रण में हो पाया है। वहीं कांग्रेस द्वारा उपचुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर मिश्रा ने साफ साफ कहा है कि उनकी सरकार ईवीएम से बनी थी। वो हमेशा ईवीएम का रोना रोते रहे, परिणाम के बाद खामोश हो जाते हैं। कांग्रेस जनता के बीच जाती नहीं है, उन्हें हार का डर है। कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। डर वाली बात नहीं है, उनकी सरकार ईवीएम से ही बनी थी और वो हमेशा से ईवीएम का रोना रोते थे। उस समय भी रोया था। आप ध्यान हो, परिणाम आने के पहले तक वो ईवीएम पे ही लगाते रहे थे। परिणाम के बाद में खामोश हो जाते हैं। ये अज्ञात आशंका, ये उनके हार की आशंका, ये उनका डर, ये बात का द्योतक है कि उन्होंने अपने 15 महीने में कुछ किया नहीं और मालूम है कि जनता के बीच जाए कैसे। मैं खुद कल गया था, मेरी सबसे बात हुई है। पूरी मुस्तैदी के साथ हम चिंता कर रहे हैं इन चीजों की, क्योंकि आशंका पहले से थी 3 महीने बाद अनलॉकडाउन होता है तो, लेकिन हम पूरी चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि कमलनाथ ने 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। आज बीजेपी कहती है कि गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है। उनको पता होना चाहिए कि ये सब कांग्रेस की देन है, जिसने अच्छे खाद, अच्छे बीज और साथ ही फसल ऋण माफी का कार्य किया था जब हमारी सरकार मध्य प्रदेश में थी। मगर आज मौजूदा सरकार बीजेपी की है। गेहूं खरीदी में जो अनियमितताएं हुई हैं और जो गेहूं मंडी में आने के बावजूद भी गेहूं नहीं खरीदा गया, उसके लिए आज किसान परेशान हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर आंदोलन भी करेगी। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद राजधानी भोपाल में जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, भाजपा सरकार सुरक्षा के मामले में फेल हो चुकी है। कई सालों में इस बार ये इस समय जहाँ तक किसानों का मामला है, कमलनाथ जी ने 55 लाख किसानों के ऋण माफ किए थे और ऋण माफ के 1 लाख तक के हो गए थे और 1 जून से 2 लाख के जो ऋण थे, जो फसल ऋण थे, उनको माफ करने के आदेश दिए थे। 1 अप्रैल से देने की बात की थी। इस बीच लॉकडाउन चला, नई सरकार आ गई, शिवराज जी मुख्यमंत्री हो गए। सांसद नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। ज्ञात हो कि गत माह के अंतिम सप्ताह में भी नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा आगमन हुआ था। कोविड-19 से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं उनके निराकरण तथा जनसाधारण को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए जिम्मेदार अधिकारी और पदाधिकारी से चर्चा की थी। सांसद नकुल नाथ शेष रही 2 शासकीय बैठकों की उपस्थित होंगे। 11 जून को छिंदवाड़ा प्रवास के उपरांत दिनांक 12 जून को पूर्व सीएम कमलनाथ एवं नकुल नाथ प्रस्थान करेंगे।
शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र के ग्राम विजना खेड़ी से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कुएं में गहरीकरण का कार्य जारी था। अचानक कुएं की दीवार टूटकर नीचे गिर गई और कुआं धीरे धीरे पूरा धंस गया, जिसमें 4 मजदूर कुएं में दब गए थे, जिनकी सूचना पर प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया, जिसमें चारों मजदूरों के शव बुधवार को निकाल लिए गए। शाम को ये घटना हुई है और बड़ी दुखद घटना ये हुई है कि यहाँ खेत में जो कुआं था, एक प्राइवेट कुआं था और इसमें 4 मजदूर, जिसमें 3 महिलाएं और एक पुरुष थे, नीचे काम कर रहे थे। वो गहरीकरण का कार्य कर रहे थे और तभी एक तरफ की दीवार गिर गई और पूरा मलबा जो था वो उनके ऊपर गिर गया और वो लोग करीब 25-30 फीट गहरे मलबे का जो मलबा था उनके ऊपर 25-30 फीट था और एक कुआं भी काफ़ी गहरा था, करीब 30 फीट गहरा कुआं था और 25-30 फीट वो था, तो करीब। मध्य प्रदेश की सीधी से खबर आपको बता देते हैं, जहां के जिला अस्पताल में एक महिला अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिविल सर्जन के आगे घंटों गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सिविल सर्जन ने अस्पताल के ब्लड बैंक से रक्त नहीं दिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। रक्त के अभाव में युवती हार गई जिंदगी। रक्त के लिए अस्पताल में गिड़गिड़ाती रही मां। कलेक्टर के आदेश के बाद भी नहीं मिला रक्त। सिविल सर्जन ने ब्लड बैंक से नहीं दिया खून। युवती की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन? पहले आप ये पूरी वार्तालाप सुनिए, फिर बताएंगे कि आखिर ये महिला किसके सामने किस लिए गिड़गिड़ा रही है, अनुरोध कर रही है। बेचारी के लेडीज की जान जा रहा है, बिलेट अपना वही बेचारे के लिए नहीं देख बदलाया तो कुछ अपना सहारा कर दे ना। बोला देखिए हमारे कारण दे दिया अपना लगा कुछ दूसरा दे ऐसा सर अपना पंचे ऐसा बोल जाई थी कि जा बहु बला सर सुनी जिसके पास नहीं है सर तो कहाँ से बुला ला रहे का पैसा नहीं खरीद लिए। ये तस्वीर एमपी के सीधी के जिला अस्पताल की है, जहां कोरोना काल के दौरान एक महिला अपनी बिटिया की जान बचाने के लिए अस्पताल में डॉक्टर के आगे ब्लड देने की गुहार लगा रही है। इमरजेंसी बेचारी के लेडीज की जान जा रहा है, बिलेट अपना वही बेचारे के लिए नहीं देख बदलाया तो कुछ अपना सहारा कर दे ना। बोला देखिए हमारे कारण दे दिया अपना लगा कुछ दूसरा दे ऐसा सर अपना पंचे ऐसा बोल जाई थी कि जा बहु बला सर सुनी जिसके पास नहीं है सर तो कहाँ से बुला ला रहे का पैसा नहीं खरीद लिए। खड़े हैं कभी बेचारे अब सर क्या बोला जाए, अपना पंचायत कुछ बोले लायक नहीं। लेकिन सिविल सर्जन की तानाशाही रवैये के कारण युवती को जान देकर खामियाजा चुकाना पड़ा। कलेक्टर के निर्देश के बावजूद भी सिविल सर्जन ने ब्लड नहीं दिया, जिससे युवती की मौत हो गई। अगर डॉक्टर समय पर ब्लड दे देते तो शायद युवती को बचाया जा सकता था। मजबूर मां सिविल सर्जन के दरवाजे के पास जाकर रक्त देकर बेटी को जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन इस मानवता के दुश्मन को दया तक नहीं आई। आखिर युवती की मौत हो गई। भर्ती समय से ही डॉक्टर खून की लिए आवश्यकता बता रहे थे और खून हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन मिल नहीं पाया और 2 यूनिट की आवश्यकता थी, परंतु हमने वहाँ सिविल सर्जन महोदय से भी बोला कि हम लोगों ने अपने ग्रुप से, भगवती मानव कल्याण संगठन के ग्रुप से हम लोगों ने बहुत डोनेट किया है, यहाँ पर दान दिया है, उसमें से 1 यूनिट कम से कम दे दीजिए और प्रमाण पत्र भी हमने दिखाया वहाँ हम लोगों का डोनेशन करने का। तब भी उन्होंने बोला कि मैं किसी तरह से नहीं कह सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी गुहार लगाए और कलेक्टर साहब इसके कारण अस्पताल में आए भी और आ करके देखे और सबके सामने उनको बोले, सिविल सर्जन को बुला करके कि इन्हें ब्लड दे दो। उनके सामने कह लिए। फिर जब हम लोग गए उनसे निवेदन करने कि हमें दिला दिया जाए ब्लड, तो बोले किसी को लाओ डोनेट करवाओ तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जब मामले ने तूल पकड़ा तो जिस जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डीके द्विवेदी ने अपना मुंह खोलकर सफाई देने चले और इनको शर्म भी नहीं आती। अब कह रहे हैं उन्हें नहीं पता कि कितना ब्लड चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए। यूनिट की
की आवश्यकता थी ये हमें नहीं मालूम था, क्योंकि ये जो डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं मरीज, वो हमको लिख के देते हैं। तो किसी डॉक्टर ने हमको लिख के नहीं दिया था सर, वो हमारे पास फॉरवर्ड करते हैं सिविल सर्जन के पास, और फिर सिविल सर्जन उसमें संकलन करते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, पीड़ित के परिजन ब्लड डोनेटर भी हैं, जिसका वो प्रमाण पत्र डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि मैंने ब्लड डोनेट किया था। लेकिन इंसानियत को मार चुके डॉक्टर की इंसानियत भी नहीं पसीजी। युवती की मौत ने पूरे स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कलेक्टर का आदेश भी मिला ब्लड देने के लिए, लेकिन फिर भी पीड़िता को ब्लड नहीं मिला। कुल मिलाकर युवती की मौत का कौन जिम्मेदार है, क्योंकि पीड़ित युवती के परिजन सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी बिटिया ने क्या बिगाड़ा था, उसको डॉक्टर ने मार डाला। अब देखने वाली बात होगी कि मामले पर एमपी का स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई आखिर क्या करता है। जिला चिकित्सालय सीधी डॉक्टर डीके द्विवेदी की लापरवाही से एक व्यक्ति की बेजान, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सप्ताह पहले से मृतक जिला अस्पताल में एडमिट थी, जिसको ब्लड की जरूरत थी। मृतक के परिजन ने जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे कि मुझे ब्लड उपलब्ध करा दीजिए। जब उन्होंने ब्लड उपलब्ध नहीं कराया तो मृतक के परिजनों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर स्वतः वहां निरीक्षण करने पहुंचे और डॉक्टर डीके द्विवेदी जी से बोले कि आप इनको ब्लड उपलब्ध करा दो। इसके बावजूद भी डॉक्टर डीके द्विवेदी सिविल सर्जन इनको ब्लड उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने बोला कि चाहे कोई भी बोले हों, हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिला चिकित्सालय की ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, कितनी घोर लापरवाही कहेंगे। उनकी लापरवाही से किसी की जान चली गई। क्या इंसानियत इस कदर गिर सकती है कि किसी बुजुर्ग को रस्सी से बांध दे? क्या ऐसा करने में शर्म नहीं आई? जी हां, मामला मध्य प्रदेश का है, जहां एक बुजुर्ग को अस्पताल का बिल न चुकाने पर रस्सी से बांध दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में शर्मसार करने वाली घटना। आग भराई पर मानवता नजर न आई। बिल नहीं चुकाया तो बुजुर्ग को पलंग से बांधा। अस्पताल में इंसानियत शर्मसार। बुजुर्ग को डॉक्टरों ने रस्सी से बांधा। देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार से लेकर डॉक्टर तक मरीजों की हर संभव मदद करने की कोशिश करने में लगे हैं। हालांकि रविवार को देश में कुछ अस्पतालों और लोगों का ऐसा स्याह चेहरा सामने आया जिसने मानवता शब्द को ही शर्मसार कर दिया। बता दें कि एक और कोरोना के संकट काल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी लोगों की सेवा के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। देश भर में स्वास्थ्य से जुड़े लाखों लोग जी जान से काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों से चौंकाने वाली खबरें सामने आती रही हैं। ऐसा एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया, जहां शाहजहांपुर के एक अस्पताल में मरीज को बेड से बांध दिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बुजुर्ग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल का बिल नहीं चुका पाने पर उन्हें बेड से बांध दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल के कर्मचारियों ने बेड से बांधा। ये खबर सामने आते ही राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बुजुर्ग की बेटी का आरोप है कि अस्पताल ने 2 बार उनसे रुपए जमा करवाए। जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने घर जाने की बात कही। मतलब लगभग कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो फिर इनको आप घर जाना चाहते हो तो घर क्यों नहीं जाने देते? पैसे कारण नहीं जाने दे रहे। फिर क्या बोले डॉक्टर साहब? ये बोलेगा 11,270 रुपये जमा करो, जब निकाले ना नली वाली भी जब कहीं करेंगे छुट्टी। और पानी भी 3-4 दिन हो गया, उसे पानी भी नहीं पिलाया। तो इनको रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये से पैसे का हमने बांध रखे। इस पर अस्पताल कर्मियों ने बकाया राशि वसूलने के बदले पिता को बेड से बांध दिया। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि बुजुर्ग को दिमागी बुखार है, उन्हें झटके भी आ रहे थे। नहीं, बंदी नहीं बनाया। एक्चुअली पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे थे,
इसलिए उसको बांध के रखा गया ताकि अपने आप को चोट ना पहुंचा ले, पलंग से गिर ना जाए, है ना, इसलिए उसको बांध के रखा गया। एक्चुअली उनको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, साथ में हाथों में रुकावट थी, है ना। सर उनकी बेटी तो बता रही है पेट दर्द का। हाँ, तो हाथों में रुकावट थी ना उनकी, पेशेंट को कन्वर्जन आ रहे थे, इसलिए बांध के रखा गया था। बहुत सारे पेशेंटों को बांध के रखा जाता है ना, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस के पेशेंट है, कन्वर्जन के पेशेंट है, ऐसे पेशेंटों को बांध के रखा जाता है क्योंकि ये अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इससे सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बांधा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले पर शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने सीएमएचओ से मामले की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। उसकी टीम में गठित की है, जो कि उन्होंने प्रारंभिक अपनी जांच कर ली है। जांच के बाद रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में पाया गया है प्रारंभिक तौर से कि प्राइमा फेसी ये गलत है और उसके हाथ पैर बांधने की घटना सत्य पाई गई है। अब इसमें चूँकि कंप्लेनेंट्स बाहर के ज़िले का है और उसका क्या कहना है, अभी हम लोगों ने फ़ोन पर तो इन्होंने जांच अधिकारियों ने उससे संपर्क किया है, लेकिन हमने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को, नायब तहसीलदार को वहाँ उनके गृह ग्राम भेजा है। वो जाकर और वहाँ से एप्लीकेंट जो है कंप्लेनेंट, उसकी लिखित कंप्लेंट और उनका क्या कहना है, क्योंकि उनका क्या कहना है उस पर काफ़ी बेस्ड है ये पूरी चीज़। वो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद फाइनल रिपोर्ट के आधार पर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल शाम को, कल रात में एसडीएम शाजापुर ने एक लिखित आवेदन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें सिटी अस्पताल जो शाजापुर में स्थित है उसके प्रबंधन के द्वारा लक्ष्मी नारायण निवासी रनारा, उसके परिवार वाले पैसे नहीं दे पाए थे, तो 11,000 रुपये का बकाया रह गया था। उस बात को लेकर के प्रबंधन ने उसको बांध दिया था। ये शिकायत की जांच एसडीएम ने की और एसडीएम की रिपोर्ट पर से थाने पर 342 आधावी में अपराध में कई निजी अस्पतालों में अमानवीय व्यवहार, लूट खसोट और उनकी मनमानी के चलते आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो ये बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही शर्मनाक है। शाजापुर से के न्यूज़ इंडिया के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरोल थाना क्षेत्र के हुराबली में छात्र पारस जौहरी की घर में घुसकर हुई मौत के बाद परिजन जब सिरोल थाने के बाहर शव रखकर हंगामा कर रहे थे, तभी क्षेत्र के पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल उन्हें न्याय का भरोसा और सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने निशाना बनाकर उन पर हमला कर दिया। उनकी गाड़ी पर भी तोड़फोड़ कर दी, जिसके चलते मुन्ना लाल गोयल घायल हो गए। हालांकि सिरोल टीआई केपी यादव ने इस तरह की किसी भी घटना से इनकार कर दिया था, लेकिन शाम को मुन्ना लाल गोयल भाजपा कार्यालय मुखर्जी भवन पहुंचे और पुलिस के दावे को गलत साबित कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास घटना का सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है।
कि कांग्रेस पार्टी समझती है कि मेरे विधानसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति पर जिसका वोट बैंक 80,000 है, अरे भाई मेरे रिश्ते से पारिवारिक है, मेरे रिश्ते से दिल के हैं, मेरे रिश्ते से सुख दुख के हैं, मेरा रिश्ता उनसे फोटो नहीं है अनुसूचित जाति पर से। जब भी इनके साथ संकट आता है, मुन्नालाल गोयल उनके साथ हर सुख दुख में आदि को खड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही है, निश्चित तौर पर ये राजनीति लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। भोपाल के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान लगाने वाली यशोदा पाटिल अब मायूस होती जा रही है। लॉकडाउन के खुलने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि मंदिर खुलेंगे, फिर भक्त आएंगे, फिर से अपनी दुकान खोलेंगे और फिर से जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। लेकिन मंदिरों के प्रसाद वितरण न होने से इसके फैसले पर वो मायूस हो गई हैं। उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि अब ये अपना घर कैसे चला पाएंगी और क्या खाएंगे। इनका मानना है कि ऐसा ही और एक दिन चलता रहा तो बीमारी से बाद में मरेंगे, भूख से पहले मर जाएंगे। यशोदा की मजबूरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें परिवार का पेट भरने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा। बता दें, सरकारी योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडरों को राहत देने के लिए नई योजना बनाई है, लेकिन उन्हें सरकार की इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।